नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मेरे साथ इस समय कांग्रेस की जो महापौर पद की उम्मीदवार हैं सागर के लिए, निधि जैन हैं, और आज हम उनसे एक इंटरव्यू करेंगे। सागर में ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एक लंबे अंतराल के बाद जब कांग्रेस ने अपना टिकट घोषित किया महापौर पद के लिए और निधि जैन का नाम सामने आया, तो सागर के लोगों ने ये कहा कि एक बहुत ही अच्छा उम्मीदवार मिला है सागर को और एक बड़ा सशक्त उम्मीदवार मिला है। और इस बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके चयन के एक करीब 2 हफ्ते होने को आए हैं और उसके बावजूद भी अभी अपना प्रत्याशी खोज नहीं पाई है। उनका विचार मंथन अभी भी चल रहा है। तो कितनी कश्मकश में भारतीय जनता पार्टी है और प्रत्याशी चयन में है, तो ये सब उनके चयन के बाद हुआ। तो हम निधि जैन से बात करेंगे कि वो किस तरीके की प्रत्याशी हैं, उनका जिस तरीके से चयन सागर के महापौर पद के लिए एक उम्मीदवार के रूप में हुआ है, तो वो क्या सोचती हैं, किस तरह का व्यक्तित्व है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो न्यूज ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। नमस्कार पंकज भाई। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक व्यक्ति के तौर पर खुद को किस तरीके से पहचानती हैं, क्या मतलब आप अपना खुद का आकलन करती हैं? पंकज भाई, मैं एक सामान्य महिला हूँ। एक जैसे घर का प्रबंधन होता है, मेरी 2 बेटियां हैं, पति हैं, उसके बाद मेरा और बड़ा परिवार है, ढोलकबीड़ी परिवार से मैं संबंधित हूँ। तो मैं अपने पूरे परिवार का तो ध्यान रखती ही हूँ, साथ में हमारी जो और एक बड़ा परिवार हो, जैसे सास ससुर हैं, ननद हैं, देवर हैं, जेठ जेठानी हैं, उसके बाद मेरा और बड़ा परिवार है, उसके बाद मेरा और बड़ा परिवार मेरा समाज है। उससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं उन सभी को हम प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद एक और बड़ा परिवार बढ़ जाता है हमारे कार्यों का। जैसे मैं एक परिवार आचरण पत्र की प्रबंध संपादक हूँ, तो जब से मैं प्रबंध संपादक हूँ, आज से 18 वर्ष पूर्व ये पद मुझे दिया था, तो तब से मैं देख रही 500 लोग मेरे अंडर में है, तो मेरा परिवार और बढ़ गया। तो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आती है उसी तरह काम नियोजित होते जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं और जितने भी मैं उन लोगों की पॉजिटिव एटीट्यूड को समझ के उनको उनके अनुसार ही व्यवस्थित काम करवाती हूँ, तो लोग मुझसे भी खुश रहते हैं और सभी का काम बहुत सुचारू रूप से चलता है। आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए कि क्या शिक्षा प्राप्त की है आपने, और फिर जीवन में जैसे आप क्या बनना चाहती थी, किस तरीके से आपने अपना सफर शुरू किया? मेरी प्राथमिक जो शिक्षा है वो परकोटा, जो कि आप देखेंगे संजय लॉज के नीचे से जो जाते हैं, परकोटा वार्ड है, उस बहुत ही सामान्य मेरा प्राथमिक शाला थी। और मेरे पिता का हमेशा ये कहना था कि मैं अपनी बेटी को कार से नहीं भेजूंगा, कहीं ऊंचे बड़े स्कूल नामी स्कूल में एडमिशन नहीं कराऊंगा। वो मुझे पैदल ही बोलते थे कि तुम पैदल ही जाओ। मैं अपनी पेटी लेके जाती थी परकोटा पाठशाला में और वहाँ फट्टी पर बैठकर अध्ययन करती थी। उसके बाद मुझे उन्होंने MLB महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से, जो प्रसिद्ध है, यहाँ बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ दाखिला दिलवाया। उनका कहना था कि बच्चों को अपनी ही महिलाओं, अगर आप किशोरी हो तो उसी तरह के आपको वातावरण में रहना चाहिए। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ, BSc किया, MSc किया, जूलॉजी से मैंने किया। तो मेरा एक ध्येय था उस समय कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं आप मुझे इतना पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी अपनी अंदर की दिल इच्छा। मेरे मन में मानव सेवा के प्रति बहुत ही स्नेह था कि मैं डॉक्टर बन के मैं डॉक्टर्स को देखती थी कि 2-2 बजे रात को खड़े हैं, वो तो हमारे लिए भगवान का रूप है। तो मैं कुछ ऐसा काम करके दिखाना चाहती थी कि मैं सेवा के क्षेत्र में आगे आऊं। तो मुझे वो डॉक्टर वाली लाइन बहुत अच्छी लगी, लेकिन अफसोस ये रहा कि 2 बार मैंने प्री मेडिकल टेस्ट दिया, लेकिन कुछ नंबरों से मेरा रह गया। तो हो सकता है भगवान को कुछ और ही मंजूर होगा, उन्हें मुझे डॉक्टर के माध्यम से इस मानव की सेवा में ना आने के लिए शायद ये जन सेवा इतने बड़े स्तर के लिए सौंपना होगी, ये मैं सोचती हूँ आज। यहाँ हम जब इंटरव्यू में आगे बढ़ेंगे तो हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो निधि जैन का एक बड़ा दुखद पहलू है, उससे पहले मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो महापौर पद का चेहरा है
सागर के लिए इस समय आपके सामने है। लेकिन इस चेहरे को सामने जिस तरीके से वो आया है, उसको एक बहुत दुखद एक्सीडेंट के साथ भी गुजरना पड़ा है। 2014 में निधि जैन अपने पूरे परिवार के साथ जा रही थी यात्रा पे, और कार का बड़ा भीषण एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उनके पूरा चेहरा तकरीबन नुकसान पहुंचा था। 80 टांके आए थे। तो सागर को जो चेहरा मिला है, उसने जीवन से भी एक बड़ा संघर्ष किया है। हम संक्षेप में उनसे जानेंगे कि ये कहानी क्या थी। सोनी जी, आपने मुझे 8 वर्ष पूर्व की वो यादें ताजा कर दी। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सकारात्मक विचारों वाली महिला हूँ। पुरानी चीजें चाहे सुख का हो या दुख का हो, किसी भी तरह का है, आते रहते हैं, सभी के जीवन में आते हैं। किसी को फिजिकली, किसी को मेंटली, हर परिवार में आप देखेंगे किसी न किसी तरह के दुख होते हैं। वो समय हमारा बहुत ही पीड़ा भरा समय था। मैं नागपुर जा रही थी, मेरी बेटी की फ्रेंड थी, उसकी माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा कि नागपुर होके आते हैं, सैटरडे संडे है तो एक छुट्टी का दिन भी होता है। बच्चे पुणे में पढ़ते थे, उनके लिए भी समय नहीं था। तो हम लोग दोपहर को निकले थे। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ, तो जैसे बोलते हैं ना कि जब कुछ आपको भगवान हमारे ऊपर कृपा करता है, तो एक लगातार कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा होता जाता है। मतलब जब मेरी गाड़ी पलटी, मैं तो बेहोश हो गई थी, पूरा सिर खून से लथपथ था, अंदर हड्डियां चकनाचूर थी। वो तो मुझे बाद में मालूम पड़ा, लेकिन मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पति ने मुझे बाहर निकाला, बच्चों ने निकाला था गाड़ी से बाहर। तो एक देवदूत, वो आज अगर ये देख रहे हो मेरा इंटरव्यू, तो मैं उनको कहूंगी वो देवदूत थे मेरे लिए, जो उन्होंने देखो कि कितनी गाड़ियां निकल गई होंगी, उन्होंने देखा होगा नीचे गाड़ी है, पड़ी रहने दो, हमें तो काम है, हम तो जा रहे हैं। लेकिन वो देवदूत उतरा नीचे, उसने मुझे उठाया, अपनी गाड़ी में रखा, और सिवनी जो एक वहाँ पर शहर है, वहाँ मुझे प्राइमरी स्टिचेस लगे। मतलब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। मतलब वो इसलिए देवदूत है कि जो उन्होंने प्राइमरी स्टिचेस, मेरे प्राथमिक चिकित्सा जो कहते हैं, वो समय हो गई, खून बंद हो गया, एम्बुलेंस आई और उसके बाद मुझे नागपुर शिफ्ट किया। और जहाँ वहाँ डॉक्टर्स कतार में खड़े थे, सारे फील्ड के, एनेस्थेटिक, सर्जन और सीटी स्कैन, मतलब एक्सरे, सारी मशीन्स लेके सब खड़े हुए थे कि जैसे ही हम पहुंचेंगे तो मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। डॉक्टर तांबे, वो मेरे लिए तो भगवान के समान है। डॉक्टर खन्ना बॉम्बे से आए, मतलब एक के बाद एक, जैसे मुझे ये सुविधाएं मिलती गई। जब मैं अब सोचती हूँ ये चीज, तो उस समय तो मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे लिए। और मेरा पूरा परिवार, सबसे बड़ी एकता उसे उस समय मिली। देवरी क्षेत्र के लोग मोटरसाइकिल से आ रहे। मेरी बेटियां बताती थी कि मम्मी आपको तो कुछ नहीं मालूम, आप तो आईसीयू में थी। ऐसी भीड़ बाहर लगी होती, डॉक्टर्स डांटते थे कि भाई क्या है ये, कौन से नेता की यहाँ पे पत्नी है कि इतनी भीड़ लगी हुई है। तो एक अब सोचती हूँ कि इतना स्नेह, और मेरा पूरा परिवार, मेरे ससुर जी खड़े, मेरे जेठ जी खड़े सामने, मेरे भाई साहब जयंत मलैया आँख खोली तो भाई भैया खड़े बस हाथ जोड़ के। रावतपुरा सरकार, जिन्हें मैं प्रार्थना करती हूँ, उनकी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। इतने लोग आए। एक तरीके से देखें तो आपको नया जीवन मिला है, और अब जिस तरीके का आपको एक नया मौका मिला है आपको सागर की सेवा करने का, तो क्या देना चाहेंगे आप सागर को? सागर को मैं, मेरे मन में जो कल्पना है, मेरे कल्पनाओं का सागर है, मैं वो देना चाहूंगी। छोटी मोटी मूलभूत जो है, बुनियादी जो पानी की है समस्या, लाइट बिजली की है, वो तो है ही। एक जो बड़े तालाब की समस्या है, नौकायन में, आप खुद सागर के हैं पंकज जी, आज से 25 वर्ष पूर्व आप देखेंगे कितना बोटें चलती थी पूरे सागर में। और मैं जब स्कूल जाती थी, MLB स्कूल, मतलब इतना इजी था आवागमन का साधन जो हमारा था। हम लोग चक्रा घाट पे बैठते थे, बस स्टैंड पे उतर जाते थे। और आप अगर सोचो कि अगर ये चीज पहले के लोगों ने सोची होती कि नाव से भी आवागमन हो सकता है, छोटी छोटी जरूरतें हैं, स्कूल जा रहे, कॉलेज भी वहीं पर है, हमारा गर्ल्स कॉलेज जो है वो भी तालाब के पास है, MLB स्कूल है। क्या सोचा? तो अगर नौकायन, अगर उस समय उनने उसको बड़ा रूप में अगर किया होता, तो ये आवागमन जो आप ये देखते हैं कि सड़कों पर जो भीड़ हो गई है,
4 व्हीलर 2 व्हीलर ऑटो ये कम हो सकती थी। कुछ इस तरह के मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। आप पूछ रहे हैं तालाब के बारे में। तालाब को आप क्या बताऊँ, ये लाखा बंजारा झील जो मतलब एक बलिदान किया था किसी व्यक्ति ने कितने वर्षों पूर्व, उसकी दयनीय हालत देखकर रोम रोम कांप उठता है। वहाँ से निकलती हूँ तो बस मैं नहीं निकलती और पूरा सागर निकलता है चारों तरफ से, और देख के बस ये कहता है कि क्या कर दिया। एक सुनियोजित तरीके से सुव्यवस्थाओं के अनुसार आपको फंड मिला है, ये सबको मालूम है, जनता जानती है। उसका किस तरह से उपयोग हो, खुदाई के नाम पर आप खोद रहे हैं तालाब को और चारों तरफ मिट्टी डाल दी गई है। परसों ही हम वहाँ थे, बड़ी बड़ी घास उगाई है, पता नहीं सीवेज पाइप का भी जो मुझे समझ में आ रहा है वो जो काम हुआ है बिल्कुल भ्रष्टाचार ही हुआ है उसमें, क्योंकि डाली तो है, घरों से सीवेज आ रहा है, आपने पाइपलाइन डाल दी है, लेकिन वो अधूरी है और तालाब में ही खुल गई है और वो गंदा पानी तालाब में ही जा रहा है। बारिश आ रही है, आप देखिए 1-2 दिन में बारिश आ जाएगी, हम तालाब को किस स्थिति में ले जा रहे हैं ये कल्पना से परे है। अच्छा, आपकी जो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है या आप देखती हैं स्मार्ट सिटी के जो काम है, किस तरीके के लगते हैं आपके स्मार्ट सिटी के काम, उनकी गुणवत्ता किस तरीके की लगती है? सब हर चीज़ का एक डिफरेंस होता है। जैसे नगर निगम है, कहीं छोटा है, वहाँ स्मार्ट सिटी के काम नहीं है। हमारे शहर का एक बहुत बड़ा भाग्य ही खुल गया जब स्मार्ट सिटी आई, क्योंकि नगर निगम के काम जो होते हैं निगम से रिलेटेड वो सामान्य, जैसे पाइपलाइन है, स्ट्रीट लाइट है, सुंदरता है, वो सामान्य तरह की होती है। लेकिन सर्वोत्कृष्ट तरीके का जो काम, मतलब आप स्मार्ट सिटी मतलब उच्च स्तर का काम होना चाहिए। कंपैरिजन में बता रही हूँ, उच्च स्तर का यानी बेस्ट से बेस्ट और बेस्ट से बेस्ट काम होना चाहिए। आप देखते हैं कि लाइन डल रही है, नाम से टाटा की पाइप लाइन डल रही है, लेकिन जब काम होता है तो खुदाई तो हो जाती है सड़कों की, लेकिन जब वो गड्ढे नहीं भरे जाते, दूसरे तीसरे दिन जब नागरिक वहाँ से निकलते हैं तो गड्ढों में गिरते हैं, बोलते हैं कि क्या चल रहा है। तो लोगों के लिए क्या बोला जाता है कि काम तो था टाटा का गड्ढों को में पाइपलाइन नालियाँ बनवाना, लेकिन गड्ढों का भरना उनका काम नहीं है। भैया अब किसका काम है गड्ढे भरने का? पता चलता निगम का काम है, तो निगम गड्ढे भरवाए, और निगम इतनी ढीली ढाली प्रक्रिया है, तो ये चीज आनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप एक काम दो, छोटा काम दो, व्यवस्थित रूप से दो कि काम शुरू भी आप करो, काम खत्म भी काम करो, और हम आपका काम की गुणवत्ता को देखेंगे। आपको स्मार्टनेस के मतलब जो स्मार्ट सिटी है उसमें स्मार्टनेस नहीं दिखाई देती? ये तो बिल्कुल मुझे ही नहीं, पूरे सागर के वासियों को नहीं दिखाई दे रही है पंकज भाई। आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या करना चाहेंगे आप सागर में? मतलब जब अगर मान लीजिए आपको जनता चुन लेती है तो पहला काम कौन सा करना चाहेंगे? एक बहुत बड़ी समस्या पंकज भाई मैं आपको बताऊं, सैनिटेशन की सबसे बड़ी समस्या है। नगर निगम ने शौचालय प्रसाधन के साधन बनाए हैं, पूरे शहर में बनाए हैं, बहुत अच्छी तरह से बनाए, इतनी अच्छी लगता है कि देखिए स्मार्ट, मैं बता रही ना आपको, ताले डले हुए हैं, और अगर खुला भी है कोई, पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ। अब आप बताइए, सैनिटेशन का काम है। अब हमारी बालिकाएं घर से बाहर निकलती हैं, महिलाएं निकलती हैं, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, कहीं तो ये उन्हें प्रसाधन की जरूरत महसूस होती है, उन्हें पानी नहीं मिलता और गंदगी फिर और बढ़ती है इस तरीके से। और मैं ये चाहती हूँ कि जो महीने के 4 दिन होते हैं महिलाओं को, वो बालिकाएं, किशोरियां संकोचवश इसलिए नहीं जाती हैं, बाहर नहीं निकलती, स्कूल नहीं जाती हैं, कॉलेजेस में नहीं जाती हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर उन्हें शौचालय नहीं है। मतलब एक मुझे शर्मनाक स्थिति ये लगती है कि महिला होके मैं सबसे पहला काम महिलाओं के लिए ये करूंगी कि उनके लिए बेसिक जरूरत है, हाँ नीड है। किसी भी आप शहर को आप स्मार्ट बना रहे हैं, स्मार्ट का नाम क्या होता है? सिर्फ अच्छे कपड़े और अच्छा सब कुछ दिखने से, ये बाहर की रोडें अच्छी कर देने से नहीं स्मार्ट हो जाता। आपको बेसिक चीजें पहले लानी चाहिए। आप जड़ ही आपकी मजबूत नहीं होगी तो आप पेड़ को कैसे कहेंगे कि वो फल अच्छा दे? जैसे अभी आपको जब टिकट मिला और फिर जैसे बातचीतें आई कि कांग्रेस में भी एक किस्म से भीतरघात करने वाले बहुत लोग हैं, तो कमलनाथ जी ने ये कहा कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, तो उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखती हैं? और ये जो पीछे से जो
भीतरघात करते हैं। खासतौर पे कांग्रेसियों पे बहुत आरोप लगते हैं कि कोई भी आए उनको ज़्यादातर हराने वाले कांग्रेसी ही होते हैं, तो इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? नहीं, इस तरह की बात तो मुझे आज जब से मैं एक्चुअली मैं तो एक सामान्य महिला की पत्रकार हूँ और कभी इस झमेले में तो पड़ी नहीं कि कौन किस तरह का काम कर रहा है। मैं अपने आप को सकारात्मक विचारों वाली मानती हूँ तो सामने वाले को भी मानती हूँ। मैं नहीं ये मानती कि मेरे लिए कोई दुर्भावना करेगा या कुछ। मैं सबसे बहुत अच्छे से मिलती हूँ। किसी प्रकार का मुझे पहले दिन से मैं कह रही हूँ कोई संगठन में इस तरह की अव्यवस्थाओं का सामना नहीं करना पड़ा। कमलनाथ जी ने जो ये बात कही, ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि उनने मेरे लिए बोला कि मैं निधि के साथ हूँ। ये टिकट उसने आके मुझसे नहीं लिया, मैं उसके लिए दे रहा हूँ और मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मतलब कितनी बड़ी बात उन्होंने की है, ये जनता जान रही है। और जिस तरह आप बोल रहे हो कि जैसे भीतरघात, इस तरह के दिमाग में तो मेरे इस तरह के कुछ शब्द आते ही नहीं मतलब अपने एटीट्यूड के साथ, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं सामने वाले को भी अगर कुछ होगा तो मैं अपने तरह का बना लूंगी, उनकी सोच को मैं सकारात्मक बना लूंगी। मेरा तो ये है। अभी जैसे ये जो टिकट मिला उसके बाद एक दिक्कत ये भी आई कि आपके परिवार पे भी आरोप लगे कि भाई कमलनाथ जी ने टिकट दिया तो कहीं परिवार में टूटन आ गई या इस तरीके की भी बातें चलने लगी। चूँकि आपकी पारिवारिक एक इकाई है, पारिवारिक रिश्ते हैं, तो ये टिकट मिलने के बाद आपको क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं? किस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने आ गए? कोई परेशानी की बात ही नहीं, हर्ष का माहौल बना हुआ है। मेरे ससुर थे, अब नहीं है, तो उनके साथ में आमने सामने बैठती थी। अब सोचो आप, 32 वर्ष पूर्व मेरा विवाह हुआ था, उस समय घूंघट प्रथा थी। हाँ, और ससुर और बहू का रिश्ता आप समझ सकते हैं। एक कमरे में अगर ससुर है तो दूसरे कमरे में बहू है, आप जान ही सकते, लंबा घूंघट। लेकिन इतना हमारे यहाँ का वातावरण बहुत ही सौम्य था। हर बात पे हम लोग एक दूसरे की बात समझते थे। और डॉक्टर जीवनलाल जी जैन, आपने सुना होगा, मेरे चाचा ससुर थे। उन्होंने मुझे इतना एनकरेज किया, बोले कि एक बार मैं आपको वाकया सुनाना चाहूंगी। रवींद्र भवन में एक प्रोग्राम था, मैं डाइस पर थी, मैं मंच पर थी और मेरे ससुर और मेरे पति थोड़ा देर से आए और आगे की पंक्ति पर बैठ गए। मैं शर्म से, इतनी संकोच से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर बैठी हूँ, मेरे ससुर और पति नीचे। मैं नीचे गई, मैंने निवेदन किया कि चाचा जी आप ऊपर बैठे, मैं यहाँ बैठती हूँ, मैं उस पद पर नहीं, ऊपर नहीं बैठ सकती, आप नीचे बैठे हैं। तो बोले नहीं बेटी, मैं तुम्हें ऊपर ही देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें उसी जगह पर देखना चाहता हूँ। ये उनके शब्द थे। आप ऐसी बातें हमारे लिए बोल रहे हैं कि मुझे पुरानी बातें याद आ रही हैं और इतना कुछ याद आ रहा है। कहीं ना कहीं इस टिकट से जो विधायक जी हैं शैलेंद्र जैन, जो आपके जेठ जी भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी तो थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। मुश्किल की कोई बात नहीं है, सम्मानजनक उनका जो विधायक का कार्यकाल रहा है 15 वर्ष का, इतना अच्छा रहा है, इतना विकास के कार्य कराए हैं उन्होंने। और ये जो एक जनता के लिए, जैसे आपने आप खुद ही बताए, स्मार्ट सिटी की योजना, मेयर का जो पद है, वो एक मेयर का पद एक अलग तरह का पद होता है, प्रशासनिक पद है। इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक सीधा सीधा रिश्ता होता है। इसका एक बीच में विधायक सांसद से कोई इतना बड़ी रोल नहीं होता है। और हम उसी तरह की प्रक्रिया में अपने छोटे छोटे वार्डों को, नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली नहीं जल रही है, इन समस्याओं को लेके आगे आए हैं। इस बात का संशय बिल्कुल नहीं है हमारे बीच में। अच्छा, एक बात जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कहते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप चुनाव जीत गई, कांग्रेस से मेयर बन गई है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आ रही कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, और अगर महापौर कांग्रेस का बना तो फिर वो विकास की जो चेन है वो टूट जाएगी। तो अगर मान लीजिए आप चुन ली गई तो फिर किस तरीके से फिर आप जाएंगी? क्योंकि वो जो वहाँ से सहायताएं मिलती हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं मिलती हैं, वो उन पर बैन लगा देते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती तो फिर कैसे डील करेंगे आप? भाई साहब, आप देख रहे हैं 30-35 वर्षों से ये चेन चल रही है। थोड़ा बहुत कहीं बदलाव हुआ, कहीं पीएम बदले, कहीं सीएम बदले, थोड़े समय के लिए चेन तो चल रही है। पीएम अभी भी किसी पार्टी का जो है, उसी के वो नीचे जो चैन है पार्षद, आप सागर में भी देख लीजिए, वही चल रहा है। लेकिन आपको विकास दिख रहा है कहीं?
आपको स्वयं महसूस होगा। सागर की जनता के पास जाइए, मैं तो कहती हूँ मेरे पास ना आके आप सागर की शहर की जनता से ये बात पूछिए कि वो चैन हमने बना दी, आपने निवेदन किया, हमने आपको स्वीकार किया और चैन बना दी, लेकिन वो विकास नहीं हुआ। मैं लड़ूंगी, आप कह रहे हैं ना कि आप कैसे कराओगी, ये बात आप किसी उसमें मत जाइए कि सांसद विधायक, और ये एक काम शहर के विकास का होता है। अगर हम अच्छी सोच के साथ, जागरूकता के साथ, लोगों के साथ मिलके, संगठित होके और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे तो लोग हमारे साथ हैं और हम काम करवा के आएंगे। चाहे हमें भोपाल जाना हो, दिल्ली जाना हो, मैं जाऊंगी और काम करवा के आऊंगी। एक सवाल और बनता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है, वहाँ पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख और जो बूथ स्तर पे उनका डिजिटलाइजेशन हो गया है, बहुत सारी बातें आपने देखी होंगी। वहीं कांग्रेस इन सब मामलों में बड़ी पिछड़ती है। अभी भी आप देखिए कि जो आपको बूथ मैनेजमेंट करना है, ये सारी बातें करनी है, वहाँ कहीं बहुत पीछे है। तो इन सब चीज़ों में कैसे पार पाएंगे आप लोग? इन सब के पार पाने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो भगवान है, हमारी जो सागर शहर की जनता मेरे लिए भगवान है, और जिस तरह से वो काम देख रही है सबका, उसी तरह से वो विचार भी करेंगे। हम कोई मैनेजमेंट और ये कैप्चरिंग, और मेरे दिमाग में एक शब्द ही, ये इस तरह की कोई शब्द ही नहीं है कि किस तरह का कैप्चरिंग और संगठन कम है या ज्यादा है। हम अपने तरीके से काम करते हैं, हम जनता के पास जा रहे हैं, उनका हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और विजय निश्चित है हमारी। जिस तरह से वो आगे आके कह रहे हैं कि भाभी आप नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे एक पत्रकारों का ये समूह है, उनके लिए एक पत्रकार आए, बोले बहुत गौरव की बात है कि हमारे परिवार से उठकर एक महिला यहाँ पर आ रही है, और उन सबको मना के, उनको संगठित करके और अच्छे कार्यों के लिए पंकज जी कभी कोई मामला आड़े नहीं आता। आप अच्छी भावना से, अच्छे अपने विचारों से, अपने कार्यों को दिखा के आगे बढ़ेंगे तो कौन रोक सकता है आपको। एक जनता से ही जुड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नगर निगम को कहते हैं कि भ्रष्टाचार का अड्डा है, तो लेकिन जब आप जाएंगी देखेंगे कि वहाँ एक सिस्टम है, लेकिन जो जनता को वहाँ सुविधाएं मिलनी चाहिए, समय से काम होने चाहिए, उनके लिए फिर आप किस तरीके से मैकेनिज्म तैयार करें? क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि जो सिस्टम में नहीं रहता उसको सिस्टम से हटा दिया जाता है। ये जो बात है वो आगे आपको पूछनी चाहिए, क्योंकि ये तो बस उस सीट पर बैठकर पता चलता है कि कहाँ कमी है, कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, किस तरह से कैसे व्यवस्थाओं से काम कराना होता है। कल ही हम गए थे स्वीपर्स हमारे एक समूह के पास, उन्होंने बताया कि अब ये बात हमें शायद बोलना यहाँ ठीक नहीं लगेगा, काम किस तरह से किया जा रहा है, सिर्फ सिग्नेचर हो रहे हैं और काम नहीं हो रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। हाँ, तो कई मामले ऐसे हैं कि मैं अगर उस पद पे आती हूँ, उस सीट पर बैठूंगी, अवलोकन करूंगी, मैं देखूंगी कहाँ क्या कमी है, किस तरह के काम हो रहे हैं और कहाँ नहीं होने चाहिए। मैं व्यवस्थाओं को उनको अच्छे से निपटाऊंगी। एक आखिरी सवाल कि जो सागर में जिस तरीके से एक माहौल चल रहा है कि जो महापौर बनेंगे उनके पति भी उनके साथ साथ नाम आ रहे हैं, तो आप इसको किस दृष्टि से देखती हैं और क्या स्वतंत्र रूप से आप काम कर पाएंगी? सबसे पहले मैंने जो अपने परिवार की एक बताया था कि हमारा एक परिवार एक संगठित परिवार है, और पति और पत्नी एक पहिए के दो पहलू है। मतलब ये चीजें तो बोलने की नहीं, अब तो पुरानी बातें हो गई हैं कि अगर पत्नी है तो पति उनका जो पुराना इतिहास आप देखें, 93 से 98 तक वो देवरी से विधायक थे और जनता के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। आप वहां जाके पूछिए सुनील जैन, मतलब बच्चा जो उस समय पैदा भी नहीं हुआ होगा, आज से कितने वर्षों पहले, हाँ 30 साल पहले उनकी जवानों पे है कि हाँ मेरे पापा और दादा कहते थे कि सुनील जैन विकास के पुरोधा हैं, देवरी में इतनी नल जल योजना और कितने लोग जाते हैं। आज भी मेरे पति ये नहीं देखते किस पार्टी का है, किस धर्म का है, किस वर्ग विशेष से है, जाति धर्म का। हम लोगों में इस तरह की कोई भावना ही नहीं है। और पति पत्नी का जिस तरह सवाल है, मेरे पति जब 93 में चुनाव में आए तो मेरी बेटी 3 साल की थी, वो भी साथ साथ जाती थी, मैं भी साथ साथ प्रचार कर, मेरे पूरे परिवार, देवर, ननंद, जेठ, जेठानी, सारा परिवार प्रचार करता था। और अभी भी हमारा पूरा परिवार साथ में है और पति पत्नी का इस तरह कोई व्यक्तिगत बात ही नहीं है। जो नींव तो उन्होंने रखी है,
मैं तो ये कह रही हूँ नींव तो उनकी है, सारा काम उनने करके दिखाया है। और चारों तरफ आप देखते हैं कि जो हम लोग जाते हैं, लोग पुष्पहारों से स्वागत कर रहे हैं। मेरा कम मेरे पति का ज्यादा हो रहा है, तो मुझे तो गौरव का अनुभव होता है। तो ये हमने बात की निधि जैन, जो कि सागर महापौर पद की उम्मीदवार हैं, और उनसे बहुत सारे सवाल किए, कठिन सवाल भी किए, लेकिन उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। उनके अपने खुद के थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, परसेप्शन है, और शहर के लिए एक सोच है। और ये सोच बड़े खुले दिल के साथ है, क्योंकि वो किसी भी बात को, किसी भी सवाल से कोई गुरेज नहीं है। हर बात का एक सीधा जवाब है उनके। और जिस बात की जनता तलाश करती है सवालों के भीतर कि हमारा महापौर कैसा होगा, उसकी कुछ झलक इस इंटरव्यू में उन्हें जरूर मिली होगी। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो, सागर। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।